देखिए आज हमें पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इस चैप्टर की आज हमारी क्या लास्ट क्लास रहने वाली है ये। तो इसमें हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ चीजें प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित होती हैं, वो चीजें हमें पता हो। एक तो प्रकाश के अपवर्तन में आएगा सघन माध्यम। एक कौन सा माध्यम आएगा? सघन माध्यम। और एक आएगा विरल माध्यम। तो जब भी हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो हमें सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, इसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो एक होता है सघन माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम तथा विरल माध्यम। तो जब भी हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज हमें किसके बारे में पता हो? सघन माध्यम तथा विरल माध्यम के बारे में पता हो, तथा विरल माध्यम। देखेंगे यहाँ पे हम कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। देखो हमारे पास जैसे कि दो चीजें हो गई हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम को इस प्रकार समझ सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे हो गया कांच, एक हो गया कांच, और दूसरे नंबर के हमारे पास हो गया जल। एक कांच हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया? जल हो गया। हमें मालूम है कांच और जल में जो कांच के कण होते हैं वो होते हैं पास पास, अधिक पास पास होते हैं, और इसमें जो जल के कण होते हैं वो कांच की अपेक्षा कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों में अगर हम सघन माध्यम की बात करें तो इसमें सघन माध्यम हो जाएगा कांच, और विरल माध्यम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो सघन माध्यम क्या हो जाएगा? वह माध्यम जिसके कण जो है पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है, और जिसके कण दूर दूर होते हैं वो कौन सा माध्यम कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। ऐसी चीजें यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे वह माध्यम, वह माध्यम, वह माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं, जिसके कण पास पास होते हैं, वह माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं। सघन मतलब जो है बहुत पास पास, पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। उसे सघन माध्यम, उसे सघन माध्यम, तथा जिसके कण दूर दूर होते हैं, तथा जिसके कण दूर दूर होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से पहले ये चीजें याद रखनी है। जिसके कण पास पास होते हैं उसे कौन सा माध्यम बुलाया जाता है? सघन माध्यम। और जिसके कण जो दूर दूर होते हैं उसे कौन सा माध्यम बुलाया जाता है? उसे बुलाया जाता है विरल माध्यम। अब यहाँ पे अब इसके बाद हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग हम लिखेंगे बेटा प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग क्या लिखेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे ये हेडिंग लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखो क्या है प्रकाश का अपवर्तन। हमारे पास दो माध्यम है और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जिस मार्ग से जाता है वो उस मार्ग से ना जाके थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि यहाँ पे एक हम दो माध्यम ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके दो माध्यम ले लिए हमने। यहाँ पे कितने माध्यम ले लिए हैं? दो माध्यम ले लिए। ऊपर अलग माध्यम ले लिया है, नीचे दूसरा सा माध्यम ले लिया है। ठीक, ऊपर यहाँ पे अलग माध्यम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है वायु। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? वायु। और इधर हम क्या ले लेंगे? कांच। दो माध्यम है हमारे पास, ऊपर जो है वायु है और नीचे क्या है? कांच है। इसके ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर जो है वायु है और इसके नीचे क्या है? कांच है। इसी प्रकार हम एक दूसरा ले लेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार हम दूसरा भी ले लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे। ठीक, इसमें माध्यम अलग ले लेंगे। इसमें ऊपर वायु लिया है, यहाँ पे क्या लिया है? कांच लिया है। जो दूसरा वाला लेंगे इस वाले में हम अलग ले लेंगे, इसके अपोजिट ले लेंगे। इसमें ऊपर हम क्या ले लेंगे? कांच। यहाँ पे क्या ले लिया है? कांच। और यहाँ पे क्या ले लिया है? वायु।
दो माध्यम ले लिया अलग अलग, ऊपर इसमें क्या लिया है वायु, इधर क्या लिया है कांच, दूसरे वाले में हमने क्या लिया है कांच, और यहाँ पे क्या लिया है वायु। प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पे, ऐसे करके हम प्रकाश की किरण दिखाएंगे। किससे आ रही है प्रकाश की किरण? प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है यहाँ पे वायु से। ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे वायु से आई है, ठीक है, वायु से आई है। जाना इस प्रकाश की किरण को कैसे था? सीधे था। जाना इस प्रकाश की किरण को कैसे था? सीधे था। लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। अब विचलित किधर होगी यहाँ पे? इसके लिए हम एक चीज समझेंगे, जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण गिरती है हमें मालूम है ये कौन सा बिंदु होता है? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर अगर हम लंबवत रेखा खींच देंगे, आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत ऐसी करके अगर हम ये रेखा खींच देंगे तो इसे बोला जाएगा अभिलंब। इसे क्या बोला जाएगा? अभिलंब। ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया है। ऐसे यहाँ पे भी हम प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे। ऐसे प्रकाश की किरण आपतित हुई है, अब ये किस में जा रही है? कांच से, तो ये आपतित किरण हो गई है। यहाँ पे हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास अभिलंब, दोनों कंडीशन में। समझ में आया? इतना पॉइंट याद रखना है। ये प्रकाश की किरण जो जाती है मालूम है हमें आपतित किरण होती है, और जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींचेंगे उसे क्या बोला जाएगा? अभिलंब बोला जाएगा। देखो इस प्रकाश की किरण को जाना कैसे था? इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे सीधे था। इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे क्या था? जाना इस प्रकाश की किरण को सीधे था। लेकिन ये सीधे ना जाके अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। ऐसे तो जाना था, ऐसे इसको जाना था, ऐसे ही इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे सीधे था। इस वाली प्रकाश की किरण को भी कैसे जाना था? सीधे जाना था। लेकिन ये सीधे नहीं जाएंगी, एक माध्यम से जब ये दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं। विचलित ये क्या होंगी? या तो इसको सीधे जाना था, या तो ये इधर निकल जाएगी अविलंब से दूर, या अविलंब की ओर आ जाएगी। ठीक है ना? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, किसमें जाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब विचलित अलग अलग कंडीशन में होगी। अगर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही, यानी कि वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, और कांच कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। तो अगर ये प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है? जाना ऐसे सीधे था, सीधे ना जाके ये किधर झुक गई है? अविलंब की ओर झुक गई है। कब झुक जाती है? जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इसके अपोजिट अगर इसकी बात करें, अब ये इसमें किस में जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। जब ये सघन से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं। ये जाना इसको ऐसे था, अब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। कब दूर हटती है अभिलंब से? जब ये सघन से किस में जाती है? विरल में जाती है। ये घटना बोली जाती है प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को क्या बोला जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना? ये वाली जो किरण आती है इसे बोला जाता है आपतित किरण, और आपतित किरण जो है ये वाली हो गई है, ये हो गई है आपतित किरण। और ये किरण जो निकली है इसे बोला जाता है अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात मिली है। तो ये हो जाएगी आपतित किरण, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है इसे बोला जाता है आपतन कोण, और आपतन कोण को किससे प्रश्न करेंगे? आई से। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण किससे प्रश्न करेंगे? आर से। इसे बोला जाता है अपवर्तन कोण। ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा आई आपतन कोण, और ये वाला कोण हो जाएगा अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को किससे प्रश्न करेंगे? आर से। नाम अगर लिखना है तो इनके नाम लिख देंगे यहाँ पे हम। ये जो चीज है इसको क्या बोला जाएगा? अभिलंब। ये है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अभिलंब। तो ये हो जाएगा अभिलंब। ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण ये वाली। ये हो जाएगी यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण। और जो कोण आई है इसे बोला जाता है आपतन कोण। ये वाला कोण कौन सा बोला जाएगा? आई जो है इसको बोला जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण। और जो आर है इसे बोला जाएगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना?
इस चीज को क्या बोला जाएगा? इस चीज को बोला जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। बना लेंगे जल्दी से सभी लोग इस चीज को, और इसकी हिंदी भी हम लिखा रहे हैं, वो हिंदी लिखेंगे सभी लोग साथ साथ में। समझ में आया? इसकी हिंदी लिखेंगे, क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? देखो इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किस में जाती है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। एक नोट पॉइंट और भी लिख देंगे यहाँ पे, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे नोट। क्या नोट पॉइंट में लिखना है? देखो ऐसे करके नोट में लिख देंगे, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि सघन माध्यम से, और यदि सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वह किससे दूर हट जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। फटाफट नोट करो तो इसको। कर लिया नोट? बताइए। देखो ये, अब इसमें हमें इसके अपवर्तन के नियम पढ़ना है। किसके नियम पढ़ना है? अपवर्तन के नियम। तो यहाँ पे हेडिंग बेटा लिखना है हमें अपवर्तन के नियम। किसके अपवर्तन के नियम लिखना है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है।
क्या क्या नियम है यहाँ पे, वो नियम हमें लिखना है। पहला तो नियम ये है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम इसका ये है, यहाँ पे ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण तथा ये है आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। देखो आपतन बिंदु पर ये भी है, ये भी है और अभिलंब भी है, तीनों चीजें हैं। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा इसका नियम क्या है, दूसरा इसका नियम है आई की ज्या। किसी कोण की अगर हम ज्या लिखते हैं तो उसमें किसका गुणा करते हैं, साइन का। तो आपतन कोण की ज्या हो जाएगा साइन आई, और अपवर्तन कोण आर की ज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर की ज्या लिखेंगे तो आर में गुणा हो जाएगा साइन का, और अगर हम आई की ज्या लिखेंगे तो आई में जो है साइन का गुणा हो जाएगा। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, इनका जो अनुपात होता है वो होता है नियतांक। वो क्या होता है, वो होता है नियतांक, और इस नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं n से। इसे ही बोला जाता है द्वितीय नियम। अपवर्तन कोण का, अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है पहला नियम पहले लिखें दूसरा नियम बाद में लिखें, कोई सा भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, समझ में आया। तो दो नियम है, दोनों नियम हमें याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है, पहला तो नियम यही हो जाएगा, आपतन कोण क्या नाम, आपतित किरण, पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हो जाएगा पहला नियम। दूसरा नियम क्या अभी बताया था हमने, दूसरा नियम क्या बताया था, दूसरा नियम यही बताया था, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है कि नियतांक होता है। तो यहीं पे लिख देंगे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या तथा अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात आपतन कोण की ज्या यानी कि क्या हो जाएगा साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या हो जाएगा साइन आर, बराबर क्या होता है एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं n से, इस नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं n से, ठीक है ना। और n को बोला जाता है माध्यम का अपवर्तनांक, n को क्या बोला जाता है माध्यम का अपवर्तनांक। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा नियतांक, इसे ही बोला जाता है ये अपवर्तन का दूसरा नियम, और इसे बोला जाता है स्नेल का नियम। इसे कौन सा नियम भी बोला जाता है, स्नेल का नियम। तो यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस चीज को कौन सा नियम बोला जाता है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो नियतांक है इस नियतांक को बोला जाता है अपवर्तनांक, माध्यम का क्या बोला जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है ना। n जो है वो नियतांक ऐसे बोला जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक, इसे क्या बोला जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक। अब हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या है।
अपवर्तनांक क्या है? हमें मालूम है, अभी पीछे बताया अपवर्तनांक हम किससे प्रस्तुत करते हैं? n से sin i अपॉन sin r बराबर क्या था? n। अपवर्तनांक होता क्या है? कोई हमारे पास माध्यम है, हमारे पास ये यहाँ पे कोई सा माध्यम है, मान लिया हमने ये कांच है, ये हमारे पास क्या है? कांच है। प्रकाश जो है, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये वायु है और वायु या यहाँ पे है निर्वात, यानी वायु नहीं उपस्थित है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम प्रस्तुत करते हैं C से, और किसी माध्यम में कांच हो गया, हीरा हो गया, जल हो गया, तो इसमें प्रकाश की चाल को हम प्रस्तुत करते हैं V से। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C और माध्यम में प्रकाश की चाल V, वो बोला जाता है माध्यम का अपवर्तनांक। ये इस कांच का क्या बोला जाए? अपवर्तनांक। तो यही चीज लिख देंगे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो कांच का अपवर्तनांक अगर निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? C अपॉन B। हीरे का अगर हमें अपवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पे जो चाल रहेगी वो क्या रहेगी? हीरे की, ये वायु या निर्वात में ही रहेगी। अगर हीरे का अपवर्तनांक निकालना है तो हीरे में प्रकाश की चाल का भाग देंगे। कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है उसका भाग देंगे। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि वायु मतलब अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या है, तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अपवर्तनांक C बराबर, वो इसे n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा? C अपॉन V। अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा C अपॉन V। और ये एक मात्रकहीन राशि, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है। ऊपर मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पे, यह एक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। यह एक कैसी राशि है? यह एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसका मात्रक नहीं होता है? जो अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो यही चीज लिख देंगे, यह एक मात्रकहीन राशि है। दूसरा, अगर हमसे बोला जाए, जैसे कि हम लिखना चाहेंगे, जैसे क्वेश्चन कुछ दिए गए होंगे, ये चीज यहाँ पे समझ लेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे हमसे बोला जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये लिखना सीख लेंगे हम। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। जैसे हमें किसी क्वेश्चन में ऐसे करके बोला जाए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? देखो, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे कांच के सापेक्ष है और जल का, यानी कि कांच का मतलब क्या होता है? गिलास। जल का मतलब क्या होता है? वाटर, W, यानी कि G और W। अपवर्तनांक हम किससे लिखेंगे? N से।
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक है? जल का अपवर्तनांक है। देखो यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक नहीं है, कांच के सापेक्ष है, और कांच के सापेक्ष किसका है? जल का। तो अपवर्तनांक जो है वो किसका है? जल का। तो यहाँ पे सफिक्स में क्या लिख देंगे? डब्ल्यू। एन जो है वो किसका है? डब्ल्यू का। किसके सापेक्ष है? कांच के सापेक्ष है, तो जिसके सापेक्ष होता है वो हम पहले लिख देंगे। तो ये चीज जो अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया गया होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिख दिया जाएगा GnW। और अगर हमसे अपोजिट पूछा जाए जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष कांच का क्या हो जाएगा? जल के सापेक्ष कांच का हो जाएगा WnG। इसका फार्मूला भी याद रखना है, हम कैसे लिखेंगे? GnW बराबर हो जाएगा, एक तो फार्मूला 1/WnG, एक तो फार्मूला ये याद रखना है। GnW जो हो जाएगा, GnW बराबर क्या रहा है? 1/WnG, यानी कि अपोजिट करके लिख देंगे। GnW, G पहले है, W बाद में है। 1 क्या आ जाएगा? W पहले कर देंगे, G क्या कर देंगे? बाद में। तो GnW बराबर क्या हो जाएगा? 1/WnG हो जाएगा। एक तो फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम GnW का दूसरा फार्मूला अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर n लिख देना है, नीचे n लिख देना है। जो पहले बाद में लिखा है वो लिख देंगे ऊपर, जो बाद में लिखा है वो कहां पे लिख देंगे? ऊपर, और जो पहले लिखा है वो अपॉन में लिख देंगे, और दोनों जो है हम किसके सापेक्ष कर देंगे? y के सापेक्ष। तो GnW का फार्मूला हो जाए AnW अपॉन क्या रहा है? AnG। अपवर्तनांक से संबंधित इतनी चीजें याद रखनी है, ऐसे यहाँ पे इससे संबंधित सभी जो है क्वेश्चन हो जाए। नोट करो जल्दी इस फटाफट, इसको जल्दी से नोट करिए। एक लेंस सूत्र और लिखेंगे यहाँ पे। अगली हेडिंग लिखना है हमें लेंस के लिए फार्मूला याद रखना है। डेरिवेशन तुम लोगों को पढ़ना है इसको 12th क्लास में। तो लेंस के लिए U, V तथा F में संबंध। लेंस सूत्र याद रखना। U मालूम है, अभी हमने दर्पण वाले में बताया था। U क्या होता है? U होता है लेंस या दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। V क्या होता है? प्रतिबिंब के बीच की दूरी। और F क्या होती है? फोकस दूरी। तो इसमें निम्न संबंध है। क्या संबंध है? यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, इनमें निम्न संबंध है, इनमें निम्न संबंध है। ये हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया था और पूछा भी जा सकता है। समझ में आया? ऐसे बोला जाएगा, निम्न में से कौन सा लेंस के लिए लेंस से वस्तु के बीच की दूरी तथा लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी और लेंस की फोकस दूरी में संबंध है। तो इनमें ये संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये होता है लेंस सूत्र, या लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध। ये हो जाएगा लेंस सूत्र। दूसरे नंबर पे इसमें हमें रेखीय आवर्धन लेंस के लिए हमें पढ़ना है रेखीय आवर्धन। क्या चीज पढ़ना हमें? रेखीय आवर्धन। हमने दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन पीछे पढ़ा था, और यहाँ पे हम रेखीय आवर्धन किसके लिए पढ़ेंगे? लेंस के लिए। रेखीय आवर्धन के लिए हमने पीछे बताया था कि जो O होता है वो वस्तु की लंबाई होती है, और I जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है। प्रतिबिंब की लंबाई हम किससे प्रश्न करेंगे? I से, और वस्तु की जो लंबाई होता है उसको हम किससे प्रश्न करते हैं? U से। तो ये चीजें याद रखना है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि लेंस के सामने रखी वस्तु के मतलब वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो m बराबर क्या रहा है? I/U, और इसका जो मान होता है V/U के बराबर आता है। ये चीजें याद रखना है। तो लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। ये चीज लिख देंगे यहाँ पे। लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात वस्तु की लंबाई का
अनुपात अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका मान लिखेंगे अर्थात रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई I, वस्तु की लंबाई O, और ये बराबर होगा V/U के। किसके बराबर होगा? आवर्धन का मान याद करना, या I में O का भाग दे दो या V में U का भाग दे दो, रेखीय आवर्धन आएगा बराबर बराबर। रेखीय आवर्धन के लिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा, तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन लिया जाएगा प्लस में। यहाँ पे करे ऐसे पॉइंट करके लिख देंगे, आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक और वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक लिया जाता है। क्यों लिया जाता है रेखीय आवर्धन धनात्मक और क्यों लिया जाता है इसमें रेखीय आवर्धन ऋणात्मक, ये चीज समझना है। देखो फॉर्मूला हम जानते हैं, I बराबर क्या होता है? I बराबर M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है M बराबर I/O। M बराबर क्या होता है? I/O। हमने बताया O हमेशा प्लस में आता है, ये O हमेशा किस में आता है? प्लस में। I अगर माइनस का होगा, क्योंकि O तो हमेशा ही प्लस में आएगा, कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, कोई भी कुछ भी हो, तो O हमेशा किस में रहना? प्लस में। क्योंकि चिन्ह परिपाटी में बताया वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है और ऊपर वाली दूरियां कैसी ली जाती है? धनात्मक। प्रतिबिंब कभी कभी मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता है, प्रतिबिंब कभी कभी मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त होता है। जो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो होते हैं वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब। तो जो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो माइनस में लिए जाएंगे, तो और माइनस में कौन से लिया जाएगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए I का मान माइनस में आएगा, तो M का मान किस में हो जाएगा? माइनस में। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त होता है, तब I का मान किस में लिया जाएगा? प्लस में। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये भी पूरा जो मान आएगा M का वो किस में आएगा? प्लस में। तो ये याद रखना है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो M का मान किस में लिया जाएगा? माइनस में। और प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा बन रहा है तो M का मान किस में लिया जाएगा? इस स्थिति में M का मान जो है वो किस में लिया जाएगा? प्लस। वो आभासी सीधे के लिए मान किस में लिया जाएगा? प्लस में। ठीक है। लेंस की क्षमता के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे, लेंस की क्षमता के बारे में। देखो लेंस की क्षमता क्या है, मालूम है सभी को। लेंस की जो क्षमता होती है वो किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो हेडिंग हमें बेटा लिखना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता क्या है? जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी क्या होती है? F। लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? और F का अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे तो F का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/F। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसी को बुलाया जाता है लेंस की क्षमता। यही चीज लिख देंगे, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बुलाया जाता है? लेंस की क्षमता कहते हैं। फॉर्मूला लेंस की क्षमता का क्या हो जाएगा? वो 1/F। ये 1/F तब लगाएंगे जब फोकस दूरी किसमें दी गई हो? मीटर में। अगर हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो हम क्या लगाएंगे? 100/F। 100/F कब लगाना है P का मान ज्ञात करने के लिए? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। 1/F कब लगाएंगे? जब फोकस दूरी किसमें हो?
मीटर में। और लेंस की जो क्षमता होती है मालूम है हम पी से प्लस से करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, होता है डायोप्टर। तो यही चीज लिखेंगे, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की बेटा लेंस की जो क्षमता है वो किसका व्युत्क्रम होती है, लेंस की फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। और 1/f कब लगाएंगे, जब फोकस दूरी किसमें दी गई हो, मीटर में। ये सफिक्स में हम लगा दिया, इसका मतलब फोकस दूरी किसमें है, मीटर में। और हम 100/f भी लगाएंगे, 100 क्या लगाएंगे, f। कब लगाएंगे, जब ये फोकस दूरी किसमें हो, जब फोकस दूरी हमारी दी गई हो वहां पे सेंटीमीटर में। मात्रक लिखेंगे, अभी हमने बताया था इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यही चीज यहां लिख देंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, इसका मात्रक हमें लिखना है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये हमारा लेंस से संबंधित चीजें हो गई हैं। अब हमारा बस एक ही पॉइंट बचा है, इसमें हम लेंस की पहचान कैसे करेंगे। हमारे पास उत्तल लेंस है, हमारे पास अवतल लेंस है, हमारे पास कांच की एक समतल प्लेट है। इन तीनों में से हम कैसे पहचान करेंगे कि ये लेंस जो है उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये कांच की हमारे पास प्लेट है। ठीक है, तो यही चीज हेडिंग लिखेंगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस। अगली हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे हम, बस लास्ट पॉइंट हमारा इसमें बचा हुआ है, यही चीज हम कवर करेंगे इस क्लास में। इसके बाद हम क्लास अपनी जो है पूरी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कॉमा अवतल लेंस, उत्तल लेंस कॉमा अवतल लेंस तथा कांच की, किसकी किसकी पहचान करेंगे, उत्तल लेंस कॉमा अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान, कांच की प्लेट की पहचान। हमारे पास कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक तो हमारे पास है उत्तल लेंस, एक हमारे पास क्या है अवतल लेंस, और एक हमारे पास है कांच की प्लेट। एक हमारे पास क्या है, कांच की प्लेट। इन तीनों की हम पहचान करेंगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान। तो जब भी हम इन चीजों की पहचान करेंगे तो हमारे पास इनको पहचानने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास तरीका ये है कि स्पर्श करके हम पहचान कर सकते हैं, स्पर्श करके हम इनकी पहचान 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं स्पर्श करके, और दूसरा हम यहाँ पे इसका जो है प्रतिबिंब देखकर, स्पर्श करके और हम क्या देख के, प्रतिबिंब देखकर। 2 तरीके हम इनकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। क्या क्या है हमारे पास तरीके, एक तो हम प्रतिबिंब देखकर और एक हम स्पर्श करके। हमने बताया था कांच की अगर प्लेट होगी तो पूरा एकदम से क्या होगा, प्लेन होगा। अगर हम किसी चीज को, अगर हम ये हमारे पास 3 चीजें हैं और उनको स्पर्श कर रहे हैं, अगर उसका पूरा पार्ट जो है प्लेन है, एकदम से पूरा समान सतह पर बराबर बराबर है, तो वो कांच की प्लेट है। और बीच में अगर मोटा है, किनारों पर पतला है, तो वह उत्तल लेंस है। अगर वो बीच में जो है हमारे पास जो है कैसा है, पतला है, और किनारों पर मोटा है, तो वो हमारे पास कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो इस तरीके से हम इन लेंसों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। इन तरीके क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो इनकी यही चीज यहाँ पे लिख देंगे। इनके बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पर्श करके हम कैसा पता लगाएंगे, उत्तल लेंस बीच में मोटे,
उत्तल लेंस अगर हम स्पर्श करें और बीच में मोटे हैं, उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, तथा किनारों पर पतले होते हैं, और अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, जबकि कांच की प्लेट की मोटाई प्रत्येक जगह समान होती है। समान होती है। तो ऐसे हम स्पर्श करके पता लगा सकते हैं। अगर हम स्पर्श करें, बीच में मोटे हैं तो उत्तल लेंस है, बीच में पतले हैं किनारों पर मोटे हैं तो अवतल लेंस है। अगर हम स्पर्श कर रहे हैं, पूरी जो है मोटाई कैसी है, बराबर है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी मोटाई बराबर है, इसका मतलब जो है वो किसकी है, कांच की प्लेट है। तो ये तो हमारा हो गया स्पर्श करने से हम पता लगाएंगे। दूसरा हम लगाएंगे प्रतिबिंब देखकर। दूसरा क्या लगाएंगे यहाँ पे, दूसरा तरीका है हमारे पास प्रतिबिंब देखकर। तो बेटा हेडिंग हमें लिखना है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर हमें कैसे बताना है कि कौन सा हमारे पास उत्तल लेंस है, कौन सा हमारे पास अवतल लेंस है, कौन सी हमारे पास कांच की समतल प्लेट है। तो हम जो है प्रतिबिंब देखकर हमें कैसे पता लगाएंगे, देखो प्रतिबिंब देखकर हम ऐसे पता लगाएंगे कि अगर मान लिया कोई हमारे पास बुक हमारे पास रखी है, कोई किताब है हमारे पास, और किताब के ऊपर हम उत्तल लेंस रख रहे हैं। कौन सा लेंस रख रहे हैं, उत्तल लेंस। किताब में अक्षर छपे हुए हैं और उसके ऊपर उत्तल लेंस रख रहे हैं, और उत्तल लेंस जैसे जैसे हम ऊपर उठाते हैं अक्षर उसके बड़े दिखाई दे, और बड़े दिखाई 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 जैसे हम दूर लेते जाएं वैसे वैसे अक्षर का आकार जो है कैसा होता जाए, छोटा होता जाए। वैसे अक्षर का आकार कैसा हो जाए, छोटा होता जाए। तो वो हमारे पास कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। रखा है किताब के ऊपर लेंस रखा है, और ऊपर उठाएंगे, उठाने पर अक्षर पहले बड़े दिखाई दें और ज्यादा ऊपर ले जाने पर धीरे धीरे अक्षर कैसे दिखने लगे, छोटे। पहले बड़े फिर धीरे धीरे छोटे, तो उत्तल लेंस होगा। और अगर जो है हम रखने पर उठाएं और प्रत्येक स्थिति में चाहे हम ऐसे ऊपर ले जाएं और प्रत्येक स्थिति में उठाने पर अक्षर हमारे छोटे दिख रहे हैं, तो हमारा कौन सा लेंस है, अवतल। और समान आकार के दिख रहे हैं तो उत्तल, वो तो समतल प्लेट है। समझ में आया। उठाने पर पहले बड़े दिखाई दें फिर छोटे दिखने लगे तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और प्रत्येक स्थिति में छोटे दिखें तो अवतल लेंस है, और प्रत्येक स्थिति में अगर समान आकार के दिखाई दें तो हमारे पास कौन सा लेंस है, वो तो हमारे पास वो समतल प्लेट है। हमारे पास कौन सा प्लेट है, समतल प्लेट है। जो इधर यही चीज लिख देंगे, यदि लेंस को छपे हुए पृष्ठ के ऊपर रखकर, छपे हुए पृष्ठ के ऊपर रखकर, किस चीज को किसके ऊपर रखकर, जो भी हमारे पास लेंस है उस लेंस को छपे हुए पृष्ठ के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाएं, ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाएं, तब यदि अक्षर बड़े दिखाई दें तो लेंस उत्तल, और यदि छोटे दिखाई दें
और यदि छोटे दिखाई दें तो लेंस अवतल और यदि समान आकार के दिखाई दें और यदि समान आकार के दिखाई दें तो लेंस तो वह कांच की समतल प्लेट होगी। तो वह कांच की समतल प्लेट होगी। ठीक है बेटा, हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ तक पूरा हो गया है। अब इसके हम क्वेश्चन कराएंगे। जिसने भी ये क्लास नहीं देखी पूरी क्लास देखेंगे, यहाँ से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल से हमारा जो है पहले चैप्टर का इसका जो है क्वेश्चन लगाएंगे। आज यहीं तक रखेंगे, बाकी कल कराएंगे।